वेलकम टू द मयूर क्लासेस। हमने पहले राइट टू इक्वलिटी पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 14, 15, 16, 17 और 18 लास्ट कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम के अंदर पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 आता है, जिसमें बात की जाती है 6 राइट्स की जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। जैसे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, हाई राइट टू फ्रीडम ही पहला नाम है। तो जो 19 है वो हमें क्या गारंटी देता है, किन 6 राइट्स की गारंटी दे रहा है उनके बारे में। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम खुल के अपनी बात को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबली पीसेबली असेंबल हो सकते हैं, पीसलेबली, विदाउट एनी आर्म्स एंड एमिशंस। हम आर्म्स लेके नहीं जा सकते, पीसलेबली हम कोई भी मसला है उसको थ्रू पीस, मतलब इकट्ठे होके अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम पूरी टेरिटरी में कहीं पे भी घूम सकते हैं, हमसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं, कोई भी कैरी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट्स, देखा जाए तो 7 राइट्स है, बट राइट टू एक्वायर जो है अभी होल्ड है। एंड डिपोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में, ठीक है। फिर these 6 rights are protected against only state action, सिर्फ स्टेट एक्शन में है, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स के उसमें है। अब सोचने वाली बात है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में क्यों नहीं है। लोग कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए कोई, आजकल अब्यूजिव लैंग्वेज ही कितनी चल रही है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज किसी ने बोल दी तो क्या हर छोटी अब्यूज लैंग्वेज के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि हमारा ये हार्म हो गया। इसीलिए भी वो नहीं है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्टेट के लिए है। दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, सिर्फ सिटीजन के लिए है। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी, जिसने शेयर होल्डर्स करे, बट नॉट टू फॉरनर्स। ये फॉरनर्स के लिए नहीं है। और लीगल पर्सन्स और कंपनीज और कॉरपोरेशंस, ना ही, बट नॉट टू फॉरनर्स, फॉरनर्स के लिए नहीं है। लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज जो होंगी, कॉरपोरेशंस जो होंगी, इनके लिए अब इम्पोज कर सकती है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जिससे हम फुली इंजॉय कर सके, मतलब 6 फंडामेंटल राइट्स को किसी को भी हार्मनेस ना हो, इसलिए कुछ रीजनेबल कंडीशंस लगाई जाती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किसकी बात करता है, ये एक्सप्रेस, हम अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, अपने व्यूज देख सकते हैं, अपने बिलीफ के बारे में बात कर सकते हैं, कन्वेंशन, कोई भी बात बोल सकते हैं, राइटिंग बाय राइटिंग, बोल कर, लिख कर, प्रिंट करके, पिक्चर करके, और किसी भी फॉर्म में। अब इनके ऊपर जो हेल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या है, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, अपने बताने दूसरों के भी व्यूज हम रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंदर आता है, प्रेस को पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, कितनी एडवर्टीजमेंट्स आती है उनके ऊपर। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट की कोई मोनोपोली नहीं होगी, बट आईटी रूल्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने खुला फ्री हैंड दे दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट बंड ऑफ कॉल्ड ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, बंद कॉल कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, हमारे पास राइट है, हम गवर्नमेंट एक्टिविटीज को जान सकते हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, साइलेंस के बारे में। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसर ऑन न्यूज़पेपर, जो भी प्री सेंसरशिप्स होती हैं, सेंसर्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारे पास राइट है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट टू स्ट्राइक, कुछ स्ट्राइक के लिए ये भी हमारे पास राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास,
कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये नहीं है कि आप सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हार्म करोगे, उनको नुकसान पहुंचाओगे। जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात आएगी वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस हो फॉरेन स्टेट्स के साथ, वहाँ पे भी आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोड है, डिफेमेशन और इंसेंटिमेंट ऑफ तो ऑफ एन ऑफेंस है इन सब के लिए। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या क्या है कि आप असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो पीसलेबली, बट आपके पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए। इसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। हम पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, प्रोसेशंस कर सकते हैं। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ऑन ओनली ऑन पब्लिक लैंड। पब्लिक लैंड पे हो सकता है। एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल। बार बार बोला जा रहा है पीसफुल एंड अनआर्म्ड या विदाउट एन आर्म। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट। अब ये क्या नहीं प्रोटेक्ट करता, वायलेंट, डिसऑर्डरली या राइटलेस असेंबली होगी, या इस आप किसी भी पब्लिक चीजों को ब्रीच कर रहे हो, पीस को ब्रीच कर रहे हो या आर्म्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये आपके पास राइट नहीं है, ये आपको तब प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। अब राइट टू स्ट्राइक को भी ये इंक्लूड नहीं करता है। The state can impose reasonable restriction on the exercise of right of assembly on the grounds, namely sovereignty, integrity के ऊपर जैसी बात आएगी, मेंटेनेंस है, कहीं पे आपने ट्रैफिक एरिया के लिए कंसर्न है तब। अब एक सेक्शन है इसमें 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। A magistrate can restrain an assembly, meeting or possession if there is a strike of obstruction। अब अगर कभी भी बोलते हैं ना सेक्शन 144, ये कब लगती है जब भी कोई किसी चीज का रिस्क हो, कोई खतरा हो, ह्यूमन लाइफ हो, तभी इसको इम्पोज किया जाता है। और सेक्शन 144 का इंडियन पिनल कोड, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन अनलॉफुली अगर इकट्ठे हों तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ लीगल प्रोसेस हो सकता है। फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, to commit a mischief or criminal trespass, to force some person to do an illegal act, कोई illegal act हो, to threaten the government or its official on exercising lawful powers के लिए। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। अब एसोसिएशंस की जो फ्रीडम्स है उनके बारे में, all citizens have the right to form associations or unions or cooperative societies. It includes the right to form political parties, companies, partnership। अब एसोसिएशन जब फॉर्म है, हमें हमारे पास फ्रीडम है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें कौन कौन किस किस के पास है पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, organization, trade unions, or any body of person। It not only includes the right to start an association or but also to continue the with the association or union as such। Further, it covers the negative of not to form or join। अब इसका ये कवर भी है कि जो नेगेटिव राइट है वो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, नेगेटिवली इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, एसोसिएशंस नहीं बना सकते हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती है आपके ऊपर। अगर आप सॉवरेनिटी को हार्म कर रही है, लिबर्टी या किसी भी चीज को, इंटीग्रिटी को, तो वहां पे। अब हाउएवर द राइट टू ऑब्टेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू ऑब्टेन रीऑर्गेनाइजेशन, ये रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन जो है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटी राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग या स्ट्राइक या डिक्लेयर लॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट ये ट्रेड यूनियंस की कोई गारंटी नहीं लेती इन चीज की, और कोई गारंटी नहीं है। दस दस राइट टू स्ट्राइक टू कैन बी कंट्रोल बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज। कोई अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर ही राइट टू स्ट्राइक आप लगा सकते हो। फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हो विद इन द कंट्री। आपको कहीं पे भी जाना है, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, शिफ्ट होना है, वहाँ ही सेटल डाउन होना है,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, साउथ से नॉर्थ जाना है, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है, मिडल सेंट्रल इंडिया जाना है, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। बस एक क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं, जैसे द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। प्रोस्टिट्यूट्स की रिस्ट्रिक्शंस है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स को लेके। बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेट द रिस्ट्रिक्शंस। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको वैलिडेट किया था ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन्स इफेक्टेड बाय द एड्स। अब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, क्या पता कुछ उनमें से एड्स से इफेक्टेड हो, या एड्स के जो पर्सन है। द मूवमेंट ऑफ हैज टू डायमेंशन, दो डायमेंशन, इंटरनली राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, राइट, हम इंटरनली राइट टू मूव कर सकते हैं, एक्सटर्नल राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, एंड राइट टू कम बैक ऑफ द कंट्री। हम कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर बाहर गए हैं तो वापस भी आ सकते हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली द फर्स्ट डायमेंशन। आर्टिकल जो 19 है वो सिर्फ एक डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है। द सेकेंड डायमेंशन इज डेल्ट बाय आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जिसे हम कहते हैं। फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। हम विद इन द कंट्री हम कहीं पे भी जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। इसके दो पार्ट्स, द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू स्टे इन टेम्परेरी, या तो टेम्परेरी बेसिस पे, या सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप ए होम, या वहाँ का डोमिसाइल लेके वो हम परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। फिर वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन एरियाज पे कुछ काइंड पर्सन, प्रोस्टिट्यूट्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है उनके बारे में। फिर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज याद रखना, कुछ प्रोफेशंस जो है जिन्होंने, अब जैसे एज अ बिजनेसमैन मैं कुछ भी पढ़ लूँ, ठीक है, मैंने मान लो मैंने साइंस पढ़ी है, बट अब आई वांट टू सेट अप माय बिजनेस, तो मैं बिजनेस कर सकती हूँ। अगर एक डॉक्टर है तो वो टीचर बन सकता है, बट एक टीचर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसे वो प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, वो प्रोफेशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस आती है। फिर आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्या ग्रांट करता है, आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट या एक्यूज्ड पर्सन का, या सिटीजन हो फॉरेनर हो, लीगल हो, कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, लीगल पर्सन है, इनको डायरेक्शन देता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission at the act। दूसरी बात क्या कर रहा है, subjected to penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of commission at the act। no double jeopardy, आपको no person shall be prosecuted or punished फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको दो बारी, अगर उसने दो बारी किया हुआ तो दो बारी से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो अपने खिलाफ खुद ही विटनेस नहीं दे सकता। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट इम्पोज पेनल्टीज retrospectively, that is upon acts already done which increases penalty for such acts। मतलब कुछ एक्ट्स के लिए आपको पेनल्टीज भी लगती हैं। द एनैक्टमेंट ऑफ सच लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 में कुछ प्रोविजंस के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज, किस पे लिमिटेशन है, क्रिमिनल लॉज, नॉट ए सिविल लॉ पे या टैक्स लॉ में। कुछ वर्ड्स हैं, in other words, civil liability or a tax can be imposed. Further, this provision prohibits only conviction or sentence under an ex post facto criminal law and not the trial thereof. Finally, the protection immunity under this provision cannot be claimed in case of preventive detention or demanding security from a person।
कोई भी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन है इस कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, प्रिवेंटिव डिटेंशन या डिमांड नहीं कर सकता है। अब जो प्रोटेक्शन है कि अगर आपने कोई, मान लो आज सुबह आप अपनी गाड़ी लेके गए, सुबह एक बार चालान कट गया, वो आपका दोबारा से आपने फिर से कोई रूल ब्रेक ब्रेक किया ट्रैफिक का, तो दोबारा से आपके ऊपर चालान नहीं लग सकता। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by law. This is available to both citizens and non-citizens. अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कोई वो नहीं है कि किसी के लिए इम्पोर्टेंट है किसी के लिए नहीं है, तो ये अवेलेबल है दोनों के लिए। अब इसमें फेमस दो केसेस हैं, गोपालन केस 1950 जिसमें सुप्रीम कोर्ट नैरो इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 21 की, it held that the protection under article 21 is available only against arbitrary executive, not the form of legislative, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास है, लेजिस्लेटिव के पास नहीं है। दिस मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या है, द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। ये किस पे बेस करती है? लॉ पे। This is because of the expression procedure established by law in Article 21. ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये किसमें आता है, आर्टिकल 21 में, जिसका डिफरेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन्ड इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पिछली वीडियोस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू ए पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बट इन एक मेनका गांधी का केस आया था 1978 में, जहाँ पे कोर्ट ने ओवर रूल्ड की थी जजमेंट गोपालन केस की बाय गोपालन केस की जो वर्डिक्ट थी उसको ओवर रूल्ड किया गया और मेनका गांधी केस में उसको चेंज करके कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है। एक तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू privacy, right to shelter, right to health, right to freedom, right to free education up to 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, right against handcuffing, right against inhuman treatment, right against delay execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid आता है, जैसे राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ अ स्टेट, राइट टू फेयर ट्रायल, right to prisoner to have necessity of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputation, right of appeal from a judgment of conviction, right to family pension, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fitters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, आपकी नींद कोई हराम करता है ना तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, कोई शोर डाल रहा है तो वो भी। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छी लाइफ हमें मिले। राइट टू अपॉर्चुनिटी, हमारे पास राइट है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अंडर आर्टिकल 21। फिर आता है राइट टू एजुकेशन जो आता है आर्टिकल 21 ए के अंडर।
इसमें बोला हुआ है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रंस एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के 6 साल से लेके जो 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें क्या कवर नहीं होता, आपकी प्रोफेशनल जो डिग्रीज होती हैं या हायर एजुकेशन जो होती है वो इसमें कवर नहीं होती। और ये कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसका मतलब क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल। एम क्या था कि सबको एजुकेशन मिले, कोई भी एजुकेशन से रहना नहीं चाहिए। और ये पहले किसके अंडर आता था, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 45 में। अब जो डीपीएसपी है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, तो फिर इसको वहाँ पे रिप्लेस करके अब उसमें क्या लिखा गया है, द स्टेट शेल एन्डेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल तक के बच्चे तक की। और फंडामेंटल एक न्यू ड्यूटी ऐड की गई आर्टिकल 51 ए में। उसमें क्या रखा गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स तक की। ये 1993 में सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ के अंदर रखा गया है इसको अंडर आर्टिकल 21 में। और हर एक सिटीजन और चाइल्ड को 6 साल से लेकर 14 साल की एजुकेशन फ्री है। तो इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, ये इसीलिए लाया था कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बढ़े और इलिटरेसी रेट कम हो। ठीक है, फिर इस जजमेंट को ओवर रूल्ड किया गया 1992 में, जिसमें बोला गया कि हायर एजुकेशन को जो फंडामेंटल राइट है वो भी ले सकते हैं। देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल। 1992 में बोला गया था कि कोई भी प्रोफेशन हो, बट 1993 में बोला गया कि नहीं, सिर्फ 14 ईयर्स तक की एजुकेशन के ऊपर होगा। ठीक है, और कंपल्सरी आरटी एक्ट आया 2009 में, जिसका क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन से इक्वालिटी क्वालिटी सबको स्कूल्स में जस्टिस प्रोवाइड हो। जिस जो लेजिस्लेचर में बिलीव था कि इक्वालिटी आएगी, इससे सोशल जस्टिस मिलेगा, डेमोक्रेसी हमारी इम्प्रूव होगी, क्रिएशन ऑफ जस्ट ह्यूमन सोसाइटी ओनली थ्रू प्रोविजन ऑफ इंक्लूजन एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल। आज के टाइम पे जिसके पास एजुकेशन है वो अच्छे से रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, अपने काम कर सकता है और एजुकेशन होने से हम अपने राइट्स को इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी एजुकेशन से ही निकलता है, तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट कल हम जो वीडियो बनेगी वो नेक्स्ट आर्टिकल्स पे होगी। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके करी कि एक एक ही बार में लंबी वीडियो ना बने, छोटी वीडियोस हो और अच्छे से समझ आए। थैंक यू, बाय बाय।